बच्चों, आज हम पुनः शुरू करते हैं अपने साइंस के मॉडल पेपर को। कक्षा 10 विज्ञान यूपी बोर्ड 2026 का मॉडल पेपर यहाँ पे हम लोग लेकर के आए हैं और पहला सेट लेकर के आए हैं, सेट 1 लेकर के आए हैं। इसमें क्या होगा, इसमें जो बोर्ड की वेबसाइट है यूपी बोर्ड की, इसमें बोर्ड ने पेपर जारी किया है, 2026 का मॉडल पेपर जारी किया है और उसमें पैटर्न दिखाया गया है कि किस पैटर्न पे यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे और उसी पैटर्न में आप अपनी तैयारी करें। तो एनसीईआरटी जो पाठ्यक्रम है उसके आधार पे हम लोग यहाँ पे उसी मॉडल पेपर का सॉल्व करेंगे और पूरा सॉल्व ऐसा सॉल्व कि उसमें कंफर्म हो जाए कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा है, बोर्ड ने जो पेपर जारी किया है, बोर्ड ने अपनी वेबसाइट में पेपर दिया है, वो पेपर आपकी स्क्रीन पे है। आप इसको जूम कर लीजिए और देख लीजिए कि क्या इंस्ट्रक्शन है और कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस सीक्वेंस में आएंगे, कितने अंक के आएंगे और क्या पैटर्न रहेगा, क्योंकि जितना भी पैटर्न है वो एनसीईआरटी पैटर्न का है और इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन इस मॉडल पेपर से आएंगे। इसलिए आपको इसको पूरा हल करना है A to Z। यहाँ पे पहला और दूसरा पृष्ठ दिया जा रहा है प्रश्न पत्र का। इसके बाद जो अगली स्क्रीन है इसमें तीसरा और चौथा पेज यहाँ पे है, जिसमें प्रश्नों का प्रकार दिया गया है, कौन कौन से प्रश्न हैं, अलग अलग नंबर वाइज है। इसके बाद ये भी आप देखिए कौन कौन से प्रश्न हैं, पेपर पलटा जा रहा है क्रमशः। आप इसको जूम करके आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं। इस मॉडल पेपर को आज हम हल करेंगे। ये मॉडल पेपर चित्र के आधार पर भी आपसे पूछा जाएगा, जिसमें पेपर में चित्र दिए जाएंगे और उसके आधार पे भी आपसे क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। तो ये सभी चीजें हैं। ये पूरा मॉडल पेपर बोर्ड की वेबसाइट में है, इतने पेज का, और इसको आपको हल करना है। अगर आपने इस मॉडल पेपर को हल कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके नंबर बहुत ही अच्छे आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान का मॉडल पेपर साइंस का, कि कॉपी में कैसे लिखना है, किस तरह लिखना है और कितना लिखना है। सभी कुछ एक ही वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। सॉल्व मॉडल पेपर है कक्षा 10 हाई स्कूल का। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मॉडल पेपर है उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है। अब वो इंस्ट्रक्शन क्या है, क्या सूचनाएं हैं, नोट हैं, वो देखिए। उसमें सबसे पहले जो है ये बता रहे हैं कि कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर है और इसका कोड क्या है, 931 कोड है और 3 घंटे 15 मिनट का ये प्रश्न पत्र रहेगा और इसका जो पूर्णांक है वो 70 अंक का होगा। अब क्या निर्देश इस पेपर में दिया जा रहा है कि शुरुआत के जो 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। पेपर आपका टोटल 3 घंटे 15 मिनट का होगा। अब इसमें आप 15 मिनट पढ़ने में वेस्ट कर सकते हैं या फिर पूरे 3 घंटे 15 मिनट का उपयोग आप लिखने में कर सकते हैं। ये आपके पास पूरा फ्रीज है टाइम। इसके बाद प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा हुआ है। बिल्कुल केयरफुली समझ लीजिएगा, विज्ञान के पेपर में ऐसा ही पेपर आएगा आपके पास। तो प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, ए पार्ट एंड बी पार्ट। और ए पार्ट और खंड बी पार्ट, तो जो ये 3 खंडों में विभाजित होगा, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड। ये कह सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 पार्ट में ये विभाजित होगा। जो ए है खंड, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और ओएमआर शीट जो आपको मिलेगी उसमें आप ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से आप उन गोलों को फिल करेंगे। और साथ में जो ए पार्ट में बहुविकल्पी प्रश्न है वो 1 अंक का होगा। तो ये 20 प्रश्न होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 अंक के होंगे। इसके बाद जो खंड बी होगा इसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिए जाएंगे और उसमें भी कितने कितने अंक का है, हर प्रश्न के सामने उसके अंक डिसाइड किए जाएंगे। इसी तरह उसमें भी प्रत्येक उपखंड बना रहेगा और सभी को एक साथ करना, यानी कि अगर पहला उपखंड करिए तो जब पूरा उपखंड पूरा हो जाए तभी आप दूसरा उपखंड प्रारंभ करें और एक नए पृष्ठ से आरंभ करें। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और इन प्रश्न पत्र के निर्देश के बाद हम लोग आगे चलेंगे, अब पेपर को हल करना शुरू करेंगे। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मॉडल पेपर का, बोर्ड की वेबसाइट का मॉडल पेपर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है।
नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए और इसको बाकायदा नोट करते रहिए और जहां आवश्यकता हो वहां पे आप उसमें स्क्रीनशॉट लीजिए या उसको डिटेल करके देख लीजिए। तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है या दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा कथन सही है? इसको देखिए, आपने पढ़ा होगा और इसको सोचते हैं। इसका करेक्ट आंसर यदि देखते हैं तो आंसर आ रहा है सी, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। यहाँ पे ये नहीं दिया गया है दृष्टि दोष। जब दृष्टि दोष होगा तब उल्टा होगा। यहाँ सीधे सीधी बात कर रहा है कि निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता? पदार्थ परिवर्तित होने पर, ताप परिवर्तित होने पर, प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर, पदार्थ तथा ताप दोनों में परिवर्तन होने पर। जिसका सही जवाब ये रहा सी, प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर। इसको पूरी तरह आप लोग अभ्यास कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। बोर्ड की वेबसाइट का पेपर है और मैक्सिमम पेपर के जो क्वेश्चन है इसमें ये रिपीट किए जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कोई प्रकाश किरण नीचे दर्शाए गए चित्र के अनुसार ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है तो माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या होगा? तो अब चित्र दे रहा है, इसका मतलब तो अब चित्र क्या होगा? चित्र आपके सामने ये रहा। पहले ऑप्शन आएंगे और इसके बाद इस चित्र को आप लोग देखिए। इस चित्र को डिटेल करके, बड़ा करके, इनलार्ज करके समझिए और फिर इसमें निर्णय करिए कि कोई प्रकाश किरण है और माध्यम ए से माध्यम बी में वो प्रवेश करती है तो माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक होगा क्या होगा? 1 से अधिक, 1 से कम, 1 या 0। इस तरह ये चित्र के माध्यम से भी क्वेश्चन आएंगे। ये एनसीईआरटी बेस्ड माध्यम से है और यही पूरे यूपी बोर्ड में फॉलो किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी, 1 से कम। बी का अपवर्तनांक होगा 1 से कम। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य रंगों की अपेक्षा लाल रंग का प्रकाश धुंध तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। धुंध तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। धुंध तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक अवशोषित होता है और वायु में तीव्र गति से चलता है। इनमें से कौन सा कथन सही होगा? तो आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर बी, लाल प्रकाश धुंध व कोहरे में न्यूनतम बिखरता है, इसलिए आसानी से देखा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसारित होती है। समझते रहिए क्वेश्चन को। इस दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां पर रखें कि इसका समान आकार का प्रतिबिंब बने? जिसका ऑप्शन है दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर के बीच में, या दर्पण से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। कहां पे इसको रखा जाएगा? तो जिसका हम लोग आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर बी, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा, तब इसका समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किसी विद्युत बल्ब का अंकन 220 वोल्ट
100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर चलाया जाता है तब उसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होगी। अब इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे, इसका ऑप्शन आपके सामने ये रहा, 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट और 25 वाट। इसका बार बार अभ्यास कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं डी, 25 वाट। उसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होगी, 25 वाट की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यदि चित्र की व्यवस्था में प्लग से कुंजी निकाल के परिपथ खोल करके क्षैतिज तल ABCD पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची जाए तो ये रेखाएं होंगी। अब ये 4 ऑप्शन है और ये आपके सामने फिगर आ गया। इस फिगर को देखिए, इस चित्र को आप जूम करके देखिए और इसमें बताइए कि प्लग से कुंजी निकाल करके क्षैतिज तल ABCD पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यदि खींची जाए तो ये रेखाएं कैसी होंगी। संकेंद्रीय वृत्त की, दीर्घ वृत्ताकार, एक दूसरे के समानांतर सीधी रेखाएं या बिंदु O से निकट संकेंद्रीय वृत्त तथा दूर जाने पर दीर्घ वृत्ताकार। इसको आप कैसे हल करेंगे, कैसे देखेंगे, इस चित्र को आप समझिए। हम लोग इसका करेक्ट आंसर देखते हैं ए, संकेंद्रीय वृत्त। तो ये रेखाएं कैसी होंगी, संकेंद्रीय वृत्त में होंगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अब यहाँ पे उपखंड चेंज हुआ, अब सेकंड उपखंड है, यानी कि 3 उपखंड में बांटा गया था, पहला, दूसरा, तीसरा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो उपखंड सेकंड में क्वेश्चन आया 8, निम्नलिखित में से कौन से ऊष्माशोषी प्रक्रम है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, जल वाष्प का संघनन, जल का वाष्पीकरण। अब इसमें कौन सी चीजें हैं जो ऊष्माशोषी प्रक्रम है, पहला है, तीसरा है या केवल सेकंड है, या तीसरा है या सेकंड और चौथा है। तो इसमें कौन सी चीजें सही हैं, तो इसका जब आंसर हम लोग देखते हैं तो डी आता है, सेकंड तथा फोर्थ। सेकंड क्या है, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, और फोर्थ क्या है, जल का वाष्पीकरण। ये दोनों चीजें क्या है, ऊष्माशोषी प्रक्रम है। इस तरह आपको जवाब देना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कॉलम ए में दिए गए प्राकृतिक स्रोतों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए अम्लों से कीजिए। इसका मतलब अब यहाँ पे सुमेल करना पड़ेगा, आपको मैचिंग करनी पड़ेगी कॉलम ए से कॉलम बी की। अब इसको गौर से देखिए, इधर संतरा है, इधर ऑक्जेलिक अम्ल है, इमली एसिटिक अम्ल, सिरका साइट्रिक अम्ल, टमाटर टार्ट्रिक अम्ल। अब इसकी मैचिंग कराइए कि किसमें कौन सा अम्ल होता है, और जबकि ऑप्शन इतने सारे दिए गए हैं कि कौन सा इसमें सही होगा। तो अब इसको देखने के लिए आप मिलान कर लीजिए, आप लोगों ने अपने कोर्स में पढ़ा होगा, और इसका जब करेक्ट आंसर देखते हैं तो ए होगा। लेकिन अब इसका मिलान करके हम लोग देखते हैं तो जब सामने सामने मिलाएंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। तो अपनी स्क्रीन में हम दूसरी स्क्रीन में देखते हैं, जो इसका सुमेल करना है तो सुमेल इस तरह रहेगा। संतरा में क्या पाया जाएगा, साइट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। ये करेक्ट मिलान है। इस मिलान का आप जो है नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस तरह आपको लिखने के लिए आएगा ये। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट मिलान आ गया। नेक्स्ट, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने क्वेश्चन नंबर 10 में। अब यहाँ अभिकथन भी आता है। कैसे आता है अभिकथन? क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक एंटासिड है। अब तर्क क्या है, क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को निष्क्रिय करता है। अब इसमें ऑप्शन है, अभिकथन सही है परंतु तर्क गलत है, अभिकथन तथा तर्क दोनों सही है,
और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अभिकथन गलत है परंतु तर्क सही है। अभिकथन तथा तर्क दोनों गलत है। इनमें से क्या सही होगा? जब तक आपको ये पूरी प्रक्रिया नहीं समझ में आएगी तब तक आप ये अभिकथन और तर्क नहीं बता पाएंगे। इसका आप लोग ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसका जब हम लोग करेक्ट आंसर देखते हैं तो करेक्ट आंसर बी क्या है? अभिकथन तथा तर्क दोनों सही है और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अभिकथन क्या कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक एंटासिड है और क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की अधिकता को निष्क्रिय करता है। ये दोनों सही है, बी नंबर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, तत्व एक्स वाई तथा जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं। क्रमशः एक्स का 2 और 8 है, वाई का 2 8 7, जेड का 2 8 2 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक्स एक धातु है, वाई एक धातु है, जेड एक अधातु है, वाई अधातु है तथा जेड धातु है। इनमें से कौन सी बात सही होगी? तो इसका करेक्ट आंसर डी क्या है कि वाई अधातु है तथा जेड धातु है। ठीक, इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न अभिक्रिया में क्षारीय KMnO4 किस रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ये अलग अलग इसमें रूप दिए गए हैं कि अपचायक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में या निर्जलीकरण के रूप में। तो ये जो अभिक्रिया है उसमें KMnO4 किस रूप में कार्य करता है और इसका करेक्ट आंसर बी ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचनात्मक सूत्र क्या है? अब आपके सामने एक फिगर में वो यहाँ पे ढेर सारे सूत्र देगा, इसको आप डिटेल करके देख लीजिएगा और आपको पता तभी चलेगा जबकि ब्यूटेनोइक अम्ल का आपके पास सूत्र आपको याद होगा, कैसे लिखा जाता है ये पता होगा। तो ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचनात्मक सूत्र आपके सामने ये रहा, CH3 CH2 CH2 COOH। ये क्या है? ब्यूटेनोइक अम्ल का संरचनात्मक सूत्र है। इसको आप याद कर लीजिए, बार बार लिख करके आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट आएगा 14, उपखंड थर्ड से, जो कि बायो पार्ट से अब यहाँ पे थर्ड पार्ट आ रहा है। यदि लार में लार एमाइलेज की कमी हो तो मुख गुहा में कौन सी क्रिया प्रभावित होगी? प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन, स्टार्च का शर्करा में विघटन, वसा का वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में विघटन, डी विटामिन का अवशोषण। क्या चीज इसमें प्रभावित होगी? जिसका करेक्ट आंसर बी स्टार्च का शर्करा में विघटन की क्रिया प्रभावित होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब फिर ये अभिकथन का सवाल आ गया, इसको गौर से देखिए क्योंकि ये बार बार आ रहा है, सभी मॉडल पेपरों में मिलेगा और ये बोर्ड एग्जाम में भी रखा रहेगा। ये कुछ जीव अवायु जीव श्वसन करते हैं। विवरण, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में ग्लूकोज का पाइरुवेट में अपघटन होता है तथा पाइरुवेट एथेनॉल व कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब इसमें अभिकथन सही है तथा विवरण उसकी सही व्याख्या करता है। दोनों कथन गलत है। अभिकथन सही है, विवरण गलत है। विवरण सही है, अभिकथन गलत है। क्या चीज इसमें होगी? तो इसका करेक्ट आंसर ए अभिकथन सही है तथा विवरण उसकी सही व्याख्या
करता है। तो अभिकथन भी सही हो गया और विवरण भी सही है। इसको आप बार बार पढ़िए अभिकथन को और विवरण को, तो आपके माइंड में ये फीड हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कॉलम का और खा का सही मिलान करना। अब मिलान फिर से करवा रहा है। ये क्या है मिलान? नियंत्रण एवं समन्वय, ऐच्छिक क्रियाएं, अनुमस्तिष्क, एड्रीनल हार्मोन, और इधर क्या है? लिखना, बात करना, कुर्सी घुमाना, तंत्रिका तंत्र तथा पेशीय ऊतक, अधिवृक्क ग्रंथि, शरीर की स्थिति एवं संतुलन। आपको मैचिंग कराना है। अब मैचिंग के लिए इन्होंने अलग अलग चीजें दे दी गई हैं और उसके आधार पे क्या सही होगा ये देखना है। तो हम इसको सही करके देखते हैं। हम लोग इसके सही पार्ट को देखेंगे बिल्कुल मैच करा के, तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को दोबारा हम मैचिंग का देखते हैं। अब देखिए ये पूरा पूरा मैच कर रहा है। क्या मैच कर रहा है? देखिए मैच कराइए। नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र तथा पेशीय ऊतक का है। ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? लिखना, बात करना, कुर्सी घुमाना, ये सभी चीजें। अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति एवं संतुलन की व्यवस्थाएं। एड्रीनल हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि में। तो ये चीजें आपको देखनी है इसमें, और ये बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। दिए गए चित्र में ए अंडाशय के किस भाग को दर्शाता है? अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं और ये आपके सामने फिगर आ गया। इस फिगर को गौर से देखिए और यहाँ पे जो ए पॉइंट दिया जा रहा है, ए पॉइंट किस भाग को दर्शा रहा है? बीजांड, मादा युग्मक, वर्तिका या वर्तिकाग्र? चित्र के आधार पर पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही चित्र आपके पेपर में बोर्ड एग्जाम में बने होंगे। तो जिसका करेक्ट आंसर ये रहा ए, बीजांड। तो चित्र में जो ए है अंडाशय के किस भाग को दर्शाएगा? बीजांड को दर्शा रहा है चित्र में, जहां पे ये ए पॉइंट बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। मटर के गोल एवं हरे बीज वाले पौधे तथा झुर्रीदार एवं पीले बीज वाले पौधे के संकरण से F1 पीढ़ी में बीज कैसे होंगे? गोल और पीले, झुर्रीदार और हरे, गोल और हरे, झुर्रीदार और पीले। आपने इसका अभ्यास भी किया होगा कि कैसे इनका जब संकरण कराया जाता है तो क्या चीज बन करके सामने आती है, उसके आप मैच कराइए। और इसका करेक्ट आंसर ये रहा ए, गोल और पीले। बीज कैसे होंगे? गोल और पीले होंगे। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। दिए गए चित्र का संबंध किससे है? अब पुनः चित्र का इसमें जानकारी दे रहे हैं। अब ये चित्र आपके सामने ये आ गया। इस चित्र को गौर से देखिए। ये अमीबा से संबंधित चित्र है और अब इसमें क्या चीजें दर्शाई जा रही है इस चित्र को आप समझिए। आपने बनाया होगा अपनी नोटबुक में, आपकी बुक में दिया गया होगा। तो चित्र का संबंध बताना है हमको। अमीबा में उत्सर्जन से या कोशिका विभाजन हो रहा है, अमीबा में पोषण हो रहा है या अमीबा में जनन हो रहा है, किससे संबंधित है ये चित्र? बहुत ही इजी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका करेक्ट आंसर सी, अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण हो रहा है, उससे संबंधित है ये चित्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। ऊर्जा प्रवाह होता है बहुदिशीय, एक दिशीय, त्रिदिशीय, इनमें से सभी, जिसका करेक्ट आंसर बी, एक दिशीय ऊर्जा प्रवाह एक दिशा में होता है। यहां आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं OMR के। अब इनके बाद हम लोग आगे चलते हैं वर्णनात्मक प्रश्नों में कि इनके उत्तर आप कैसे देंगे, कितना लिखेंगे और क्या लिखेंगे, ये सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। तो खंड बा यहां से शुरू होता है वर्णनात्मक प्रश्न का, और पहला उपखंड, अब पहला उपखंड यानी कि फिजिक्स का जो भौतिक विज्ञान का पार्ट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। इसमें क्वेश्चन 1,
नीचे दी गई सारणी को उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक आकार के संबंध में पूर्ण करना है और ये 4 अंक का है। अब 4 अंक का ये क्वेश्चन है, इसमें आपको टेबल को पूर्ण करना है। अब टेबल कौन सी है? ये टेबल आपके सामने रही। इस टेबल में देख लीजिए, बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आपेक्षिक साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति। इनमें से जहां जहां ये ब्लैंक दिया गया है ABCDEFGH, ये आपको फिल करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको अलग से फिल करने का अभ्यास कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको और बड़ा करके देखिए, इस स्क्रीन को बड़ा करके देखिए कि बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का अपेक्षिक साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति, ऐसा क्वेश्चन आएगा। इसमें जहां भी ABCDEFGH लिखा है, यहाँ पे आपको फिल करना है। तो हम यहाँ पे आपको फिल करके दिखा रहे हैं कि कैसे आप फिल करेंगे इस वर्णनात्मक प्रश्न में। और यहाँ पे जो सारणी दी गई है, इसमें ऊपर की ये हेडिंग आएगी। अब ये मैच कराइए बिल्कुल सीधा। वस्तु की स्थिति कहाँ? अनंत पर। फोकस F2 पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? अत्यधिक छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक तथा उल्टा होगा। अभ्यास कर लीजिए, यदि अभ्यास अभी तक आपने नहीं किया तो बहुत ही कम समय बचा है, आप लोग इसका अभ्यास कर लीजिए। इसी तरह दूसरी लाइन देखिए, 2F1 पर वस्तु की स्थिति है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? 2F2 पर पड़ेगी। इसका प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? समान होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक तथा उल्टा होगा। तीसरा मैच कराइए, F1 तथा 2F1 के बीच में जब वस्तु की स्थिति है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? 2F2 से बाहर होगी। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? बड़ा होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक तथा उल्टा होगा। नेक्स्ट, चौथा क्या होगा? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में जब वस्तु रखी जाएगी तब क्या होगा? प्रतिबिंब की स्थिति उसी ओर होगी, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका अभ्यास कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। तो इस तरह आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ, जिसमें आपको 4 अंक मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। 4 अंक यहाँ पे हैं आपके। तो आपको पहले प्रक्रिया बताना है इंद्रधनुष बनने की, 2 अंक उसके लिए है, और चित्र भी बनाना है इंद्रधनुष बनने का, तो उसका 2 अंक मिलेगा। तब आपको 4 अंक मिलेंगे। यदि आप चित्र नहीं बनाएंगे तो 2 अंक आपके कट जाएंगे। तो यहाँ पे वर्षा के बाद आकाश में इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया का वर्णन करना है, ये रहा। वर्षा के बाद वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदें छोटे प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। सूर्य का श्वेत प्रकाश जल बूंद में प्रवेश करते समय अपवर्तन करता है। बूंद के अंदर प्रकाश का विक्षेपण होता है और 7 रंगों में विभाजन हो जाता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इतना आपको लिखना है वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया के बारे में। इसको आप इतना लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? बाहर निकालते समय पुनः अपवर्तन होता है और हमें रंगीन इंद्रधनुष दिखाई देता है। ये बिल्कुल सटीक आंसर है। इतना आंसर आप लिख देंगे, आपको 2 अंक मिल जाएंगे और 2 अंक आपको चित्र के लिए होंगे। अब चित्र आपको कौन सा बनाना है, मैं यहाँ पे आपको चित्र दे रहा हूं, आप इस चित्र को देख लीजिए गौर से। ये चित्र रहा आकाश में इंद्रधनुष बनने का। इसको आप बना सकते हैं कि किस तरह, कहां से सूर्य की किरण आएगी, वर्षा की बूंदें आएंगी, व्यक्ति कहां से देखने वाला होगा। इसके अलावा हम और भी चित्र आपको दे रहे हैं, जो चित्र आपको उचित लगे वो आप बना सकते हैं। पहला चित्र ये रहा, इसको आप बना सकते हैं। दूसरा चित्र आपके सामने ये रहा,
आप इसको भी बना सकते हैं। इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया है। तीसरा चित्र आपका रिफ्लेक्शन का ये रहा, जिसमें व्हाइट लाइट सूर्य से आ रही है और डिस्पर्सन हो रहा है। इसके बाद जो चौथा चित्र है, वो चौथा चित्र भी हम आपको दे रहे हैं, ये रहा। आप इनमें से कोई भी चित्र बना सकते हैं। इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में आपको नंबर मिल जाएंगे। आप इन चित्रों का स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आया हमारा 3, जिसमें ये चित्र आपको दिया जाएगा और नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और 4 प्रश्न आपसे इससे संबंधित पूछे जाएंगे। 4 अंक का वो होगा। इस चित्र के आधार पे आपको जवाब देना है। अब कौन सा क्वेश्चन है देखिए। उपरोक्त चित्र किस नियम से संबंधित है, इसका जवाब देना है। हस्त की तर्जनी उंगली क्या दर्शाती है, मध्यमा क्या दर्शाती है और इस नियम के अनुसार अंगूठा किस ओर संकेत करता है। इन चारों क्वेश्चनों का आप आंसर देंगे तो एक एक अंक आपको मिलेंगे और 4 अंक आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं इनका बारी बारी से, एक एक करके चारों प्रश्नों का आंसर हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। ये चित्र रहेगा और इसमें उपरोक्त चित्र किस नियम से संबंधित है, तो आपका जवाब है फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम। ये पहला क्वेश्चन क्लियर, 1 नंबर आपको मिले। दूसरा, हस्त की तर्जनी क्या दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। अब तीसरा क्वेश्चन, मध्यमा क्या दर्शाती है, विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। और चौथा क्वेश्चन, अंगूठा किस ओर संकेत करता है, चालक की गति की दिशा। ये चारों क्वेश्चनों का आप जवाब दे देंगे, आपको 4 अंक प्राप्त हो जाएंगे। कितना लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, आप पूरा तरीका देख लीजिए और इसको लिख करके आप लोग अभ्यास कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4A, भू संपर्क तार क्या है, धातु के आवरण वाले उपकरणों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है। ये आपका 3 अंक का क्वेश्चन का है। इसमें भू संपर्क तार क्या है जब ये बताएंगे तब 1 अंक मिलेगा और फिर क्यों आवश्यक है 2 अंक इसके दिए जाएंगे। तो आपको कैसे लिखना है और क्या लिखना है। भू संपर्क तार क्या है, इसका जवाब ये रहा। भू संपर्क तार वह तार है जो उपकरण के धातु आवरण को पृथ्वी से जोड़ता है। 1 अंक हो गया। इससे रिसाव धारा सीधे पृथ्वी में चली जाती है और व्यक्ति को विद्युत आघात से सुरक्षा मिलती है। ठीक, इस तरह आपको ये जवाब देना है और आपको 3 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4B, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। ये 3 अंक का ये भी है, जिसमें पहले तापीय प्रभाव 1 अंक में बताएंगे आप और फिर इसको स्पष्ट करना है तो 2 अंक उसके हो जाएंगे, 3 अंक मिलेंगे आपको। 2 पार्ट में ये सवाल दिया गया है। तो इसका जवाब क्या लिखेंगे, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आंसर ये रहा। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रभावित होती है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। बिल्कुल सरल शब्दों में है, जिसको आप आराम से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। और क्या, इसी सिद्धांत पर हीटर, इस्त्री, बल्ब, इस्त्री प्रेस है ना, और बल्ब, ये सभी कार्य करते हैं। इतना आपको डिटेल लिखना है। नेक्स्ट, अब इसी का अथवा लगा हुआ है। अथवा का भी आंसर हम आपको दे रहे हैं। अथवा क्वेश्चन क्या लगा है, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। विद्युत संचारण के लिए प्रायः तांबे तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है।
किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। इन तीनों का जवाब आप देंगे तो 6 अंक आपको मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का है। तो अब क्रमशः बारी बारी से हम तीनों प्रश्नों का आंसर आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पे अथवा प्रश्न में 4 फर्स्ट में देखते हैं, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। आंसर ये रहा, श्रेणी क्रम में सभी उपकरणों में समान धारा प्रभावित होती है। एक उपकरण खराब होने पर पूरा परिपथ बंद हो जाता है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। 2 अंक आपको यहां से मिलेंगे इस प्रश्न को करने से। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, विद्युत संचारण के लिए तांबे एवं एल्युमिनियम के तार क्यों उपयोग किए जाते हैं। अक्सर आपने घरों में देखा है तांबे के तार और एल्युमिनियम के तारों का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, इसका आंसर क्या रहेगा, ये रहा, इन धातुओं का प्रतिरोध कम होता है जिससे ऊर्जा हानि कम होती है, साथ ही ये अच्छे चालक और सस्ते होते हैं। ये इसका जवाब रहेगा। इसके बाद इसका जो तीसरा क्वेश्चन है 2 अंक का, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ कैसे बदलता है, जिसका आंसर ये रहा, प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। इस तरह आपके क्वेश्चन 4 के ये तीनों पार्ट हो गए जो कि 6 अंक के आपके होते हैं अथवा पार्ट में। अब आगे उपखंड सेकंड केमिस्ट्री पार्ट से अब क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है। 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। क्या है क्वेश्चन, एक यौगिक C का अणुसूत्र C2H4O2 है। यह सोडियम धातु से अभिक्रिया कर एक यौगिक R बनाता है। गौर से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि अभी इसका क्वेश्चन आएगा। तथा एक गैस मुक्त होती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। यौगिक C अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल A से अभिक्रिया करके एक मीठी गंध वाला यौगिक C3H6O2 बनाता है। C में NaOH मिलाने पर R तथा जल बनता है। NaOH विलयन से अभिक्रिया करने पर पुनः R तथा A देता है। R, A, C, S की पहचान कीजिए, यानी कि ये क्या चीजें हैं, सबकी पहचान आप बता दीजिए। C की, R की, A की और S की एक एक नंबर मिलके 4 अंक आपको मिल जाएंगे। बहुत ही गौर से है, इसके क्वेश्चन को बार बार पढ़िए और इसका आंसर देखिए। आंसर ये रहा, C एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र CH3COOH है। R क्या होगा, सोडियम एसीटेट होगा, CH3COONA होगा। और A क्या है, एथेनॉल है, C2H5OH है। और S क्या है, एथाइल एसीटेट है, CH3COO ये सभी पहचान करा रहा था और ये पहचान आपके सामने है। क्वेश्चन को बार बार पढ़िए और फिर आप मैच कराइए। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित के कारण लिखिए। अब यहाँ पे कारण पूछ रहा है और ये 4 अंक का है। कारण क्या, तांबे के मैले बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है। क्या कारण है, गर्म जल की टंकी बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है, लोहे का नहीं। कुछ दिनों तक खुले रहने पर चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर टिन का लेप किया जाता है। ये आपको कारण बताओ लिखना है। 4 कारण बताओ बताने हैं, एक एक अंक के हैं, 4 अंक के हैं। अब क्रमशः इनके आंसर हम आपको दे रहे हैं, आप राइट डाउन कर लीजिए। पहला क्या है, पहला है दे रहा है
कि तांबे के मैले बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसका कारण ये रहा। नींबू या इमली में अम्ल होता है जो तांबे की सतह पर जमी क्षारीय परत से अभिक्रिया करके उसे हटा देता है। ये जवाब आप दीजिए, 1 नंबर आपको मिला। इसके बाद कारण दूसरा, दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है गर्म जल की टंकी बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है, लोहे का नहीं। क्यों? क्योंकि तांबा गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, जबकि लोहा जंग खा जाता है। ये दूसरा जवाब हो गया, इसका भी 1 अंक मिल गया। इसके बाद तीसरा कारण बताओ। अब तीसरा कारण बताओ, दे रहा है कुछ दिनों तक खुले रहने पर चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि चांदी वायु में उपस्थित सल्फर यौगिक से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाती हैं, इसलिए ये काली हो जाती हैं। ये आपको इसमें जवाब लिखना है। और इसके बाद एक कारण और आपका बचा, तो उस कारण का भी आंसर देखते हैं। कारण क्या है? खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर टिन का लेप किया जाता है। क्यों? क्योंकि टिन कम अभिक्रियाशील होता है और खाद्य पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। इस तरह आप 6वें प्रश्न के चारों कारण दे देंगे, आप बताओ, और 4 अंक का ये आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है। अब टिप्पणी लिखना है आपको। अब जो टिप्पणी लिखनी है किस चीज पे? विद्युत अपघटनी परिष्करण पर, दूसरा विरंजक चूर्ण पर, और तीसरा आयनिक यौगिकों के गुणधर्म पर। ये 3 पर टिप्पणी लिखनी है। 2-2 अंक की टिप्पणी है। टोटल जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये 6 अंक का है। आपको तीनों पर टिप्पणी लिखनी है, 2-2 अंक के हैं। तो बारी बारी से हम अब यहाँ पे आपको बताते हैं कि कैसे इसको लिखना है। तो टिप्पणी के लिए पहला क्या है? विद्युत अपघटनी परिष्करण। अब इसमें आप क्या लिखेंगे? तो ये लिखेंगे, इस विधि द्वारा अशुद्ध धातु को शुद्ध किया जाता है। उदाहरण तांबे का परिष्करण। इसी तरह जो दूसरी टिप्पणी है, दूसरे में क्या पूछा गया? विरंजक चूर्ण। अब विरंजक चूर्ण के बारे में लिख दीजिए। विरंजक चूर्ण का उपयोग कपड़े व कागज को सफेद करने तथा जल को शुद्ध करने में होता है। ये दूसरा हो गया आपका टिप्पणी। और तीसरी टिप्पणी भी आपको यहाँ पे लिखनी है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। ये कठोर होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं तथा उच्च गलनांक रखते हैं। इस तरह क्वेश्चन 7 की तीनों टिप्पणी आप जब लिखेंगे, प्रत्येक टिप्पणी 2-2 अंक की है, तब 6 अंक आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे यहाँ इसी क्वेश्चन 7 में अथवा प्रश्न जुड़ा हुआ है। अब अथवा में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहले वो अभिक्रिया देगा और इसको फिर संतुलित करके आपको समीकरण लिखना है। अब ये ढेर सारी अभिक्रियाएं दे रहा है यहाँ पे। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे तो क्या निकलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट और जल होगा। इसी तरह जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। इसी तरह बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, तो क्या बना? बेरियम सल्फेट पोटेशियम क्लोराइड। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। जिंक कार्बोनेट से क्या होगा? जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये अभिक्रियाएं हैं, इनका रासायनिक समीकरण के रूप में आपको लिखना है। तो इनका जो रासायनिक समीकरण के रूप में आपको लिखना है वो आपके सामने ये रहा। ये देखिए, सभी अभिक्रियाओं का मैंने यहाँ पे संतुलित करके डिटेल यहाँ पे लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पे इसका अभ्यास कर सकते हैं कि जो आपने अभी हिंदी देखी क्वेश्चन में, इसको आप कैसे अभिक्रिया के रूप में, समीकरण के रूप में आप लिख सकते हैं।
तो ये आपका अथवा का क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उपखंड 3 जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बायो खंड से यहाँ पूछा जा रहा है। नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 4 अंक का है, इसका मतलब एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और उस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको उसके आंसर देने हैं। तब 4 प्रश्नों के उत्तर देंगे, 4 अंक आपको मिलेंगे। तो अब अनुच्छेद क्या है, पैराग्राफ क्या है और उसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा रहे हैं। पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित हो जाता है। ये 4 क्वेश्चन आपसे जा रहा है और साथ में पैराग्राफ भी दिए जा रहा है। तो पैराग्राफ क्या दिया जा रहा है, पैराग्राफ आपके सामने ये रहा। इस पैराग्राफ को आप गौर से पढ़िए, इसको डिटेल कर लीजिए, इसको इनलार्ज करके पढ़िए, क्योंकि अपने चारों क्वेश्चनों का जवाब इसी पैराग्राफ से दिया जाएगा। अब इसका पहला क्वेश्चन है, पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो जवाब है, पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण में अंतर लिखिए, जिसका जवाब है, स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि विषमपोषी जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसका आंसर क्या होगा, 6CO2 प्लस 6H2O। आगे बढ़ते हैं तो C6H12O6 प्लस 6O2 सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ये आपका समीकरण हो गया। और इसके बाद चौथा क्या है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित किया जाता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संचित किया जाता है। इन चारों क्वेश्चनों का जवाब ऐसे देंगे आप और 4 अंक आपको मिल जाएंगे। यहां से आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको एक चित्र दिया जा रहा है। इस चित्र में नीचे दिए गए चित्र में ABCD बिंदुओं पर संबंधित भागों का नामांकन कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, इस चित्र में A पॉइंट दे रहे हैं, B, C और D। इन पॉइंटों में आप बताएं कि ये कौन से पॉइंट कहलाते हैं। जिसका ऑप्शन यहाँ पे ये रहा, भ्रूण, अपरा, गर्भनाल, गर्भाशय। ठीक, ABCD बिंदुओं पर संबंधित भागों का नामांकन आपको करना है। तो उत्तर आपका ये रहा। A पार्ट भ्रूण को दर्शाएगा, B पार्ट अपरा को दर्शाएगा, C गर्भनाल को दर्शाएगा और D गर्भाशय को दर्शाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 का अब ये 2 अंक का है, अंतर स्पष्ट करना है। उत्पादक तथा उपभोक्ता में, द्वितीयक उपभोक्ता तथा तृतीयक उपभोक्ता में, इनमें आपको अंतर स्पष्ट करना है और एक एक अंक के दोनों हैं, 2 अंक आपको यहां से मिलेंगे। तो पहला, उत्पादक एवं उपभोक्ता में क्या अंतर है। उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि उपभोक्ता अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। 1 नंबर आपको मिला। इसी तरह दूसरा अंतर पूछ रहा है द्वितीयक उपभोक्ता एवं तृतीयक उपभोक्ता में। द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, तृतीयक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं। ये आपका जवाब हो गया और दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 खा। ओजोन परत का निर्माण किस प्रकार होता है। ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन से रसायन उत्तरदायी है। आपको 2 अंक मिलेंगे। 2 पार्ट में ये क्वेश्चन है। पहले आपको ओजोन परत का निर्माण किस प्रकार होता है ये जब आप बताएंगे तब 1 अंक मिलेगा, और इसके अपक्षय में कौन सा रसायन उत्तरदायी है उसका नाम लिख देंगे तो 1 अंक आपको वहां से मिल जाएगा।
तो शुरू करते हैं पहला पार्ट। ऊपरी वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन से ओजोन का निर्माण होता है। दूसरा पार्ट, ओजोन परत के क्षय के लिए सीएफसी उत्तरदायी हैं। जो सीएफसी गैसें हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये उत्तरदायी हैं। ये आपको इसका जवाब इस तरह लिखना है। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 11, मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा पाचन प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब ये 6 अंक का है, इसमें आपको चित्र भी बनाना है पाचन तंत्र का और पाचन प्रक्रिया का वर्णन भी करना है, तब 3-3 अंक मिलके 6 अंक इसमें मिलेंगे। तो शुरू करते हैं इसमें। मानव पाचन तंत्र में मुख, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत और अग्न्याशय होते हैं। भोजन का पाचन मुख से शुरू होकर छोटी आंत में पूर्ण होता है और पोषक तत्वों का अवशोषण वही होता है। अब इसका जो चित्र है मनुष्य का पाचन तंत्र, ये आपके सामने है। इस तरह आप पाचन तंत्र बनाने का अभ्यास कर लीजिए, इसको इनलार्ज करके, और जो इसका नामांकन है, कहाँ किसको, किस चीज को, किस पार्ट को क्या कहते हैं, इस तरह आप भरने का अभ्यास कर लीजिए तो आपको पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह पाचन तंत्र का आपको चित्र बनाना है। और जितना करने के बाद अब इसमें अथवा जुड़ा हुआ है। इस 11 प्रश्न में अथवा जुड़ा हुआ है, जिसमें कॉलम ए और कॉलम बी दोनों को मैच कराना है और 6 चीजें मैच होंगी। 6 अंक का ये है। इसमें कॉलम ए कॉलम बी दिया गया है। रंध्र, द्वार, अमीबा, हरित लवक, स्वपोषी कूटिका, फुफ्फुस, फेफड़ा, पौधा, अपशिष्ट उत्पाद, हाइपोथैलेमस और मानव मस्तिष्क, रेजिन तथा गोंद। इनको आपस में मैच कराना है आपको। अब सही मिलान तो ये है, हम यहाँ पे आपको परफेक्ट मैचिंग दे रहे हैं, बिल्कुल एक के सामने एक कॉलम वाइज देंगे। पहला मिलान देखिए, रंध्र, कूटिका, अमीबा, द्वार, स्वपोषी पौधा, फुफ्फुस, फेफड़ा, हरित लवक, अपशिष्ट उत्पाद, रेजिन तथा गोंद और मानव मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस। ये करेक्ट मिलान है, इसको आप अलग से नोट कर सकते हैं। ये करेक्ट मिलान दिया गया है। और इस प्रकार आज हम लोगों ने हल किया साइंस का मॉडल पेपर सेट 1, जो कि बोर्ड की वेबसाइट में दिया गया है। आप लोग इसका अभ्यास कर लीजिए और पूरी तरह लिख करके, क्योंकि बोर्ड की वेबसाइट में ये पेपर दिया गया है कि किस पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिलते हैं अपने अगले सेट पर।